हिंदू राष्ट्रवाद और अखंड भारत, प्रोफेसर राम पुनियानी का हस्तक्षेप.com पर आलेख। क्या देशों के बीच की सीमाएं हमेशा एक सी बनी रहती हैं या फिर समय के साथ बदलती रहती हैं? कई मौक़ों पर साम्राज्यों, सम्राटों और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की सीमाओं के बीच के फर्क को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। कुछ देश हाल में अस्तित्व में आए हैं, कुछ देशों, साम्राज्यों, राष्ट्र राज्यों का अपने अपने क्षेत्रों में जटिल एवं लंबा इतिहास रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम जहाँ राज करते थे या हमारा राज्य यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। दरअसल हम शब्द का प्रयोग सामाजिक विकास के किसी भी चरण में लोगों के लिए किया जा सकता है, फिर चाहे वे साम्राज्यों की प्रजा रहे हों या आधुनिक राष्ट्र राज्यों के नागरिक। हमारा सामाजिक स्वरूप भी बदलता रहा है। मानव पहले जब जानवरों का शिकार कर, कंदमूल इकट्ठा कर और उसके बाद पशुपालन से जीवन यापन करता था, तब उसे शायद ही पता रहता था कि वह किस इलाके में रह रहा है। ग्रामीण समाजों और जनजातीय समूहों में लोगों की अपने निवास के क्षेत्र के संबंध में धारणा अत्यंत अस्पष्ट हुआ करती थी। जब इंसान ने खेती शुरू की, उसके बाद ही साम्राज्य बने और सीमाओं का अधिक स्पष्ट निर्धारण होना शुरू हुआ। साम्राज्यों की सीमाएं सदैव बलवती रहीं। चोल साम्राज्य और उसके प्रतिद्वंदी साम्राज्यों ने धरती के हिस्से पर राज किया। राजेंद्र चोल के काल में चोल साम्राज्य हालांकि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वह देश के दक्षिण तक सीमित था। अहोम उत्तर पूर्व में राज करते थे और उनके साम्राज्य की सीमा का बहुत अधिक स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। यह जरूर ज्ञात है कि इन साम्राज्यों की सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं और किसी राजा के उत्तराधिकारी को अपने पूर्ववर्ती के समान क्षेत्र पर शासन करने का अवसर नहीं मिलता था। प्राचीन साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था और शुंग वंश, जिसने इसके बाद राज किया, द्वारा शासित क्षेत्र इससे बहुत अलग था। यहाँ तक कि अति चर्चित विदेशी मौर्य साम्राज्य भी क्षेत्र की दृष्टि से इससे नहीं था। इस वंश द्वारा शासित इलाका औरंगजेब के काल में सबसे बड़ा था, जब यह दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत की सीमाएं अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित हुईं और वे रियासतें जो अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रहीं भी अंग्रेजों की दया पर निर्भर थीं। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता से साझा कर राज किया। इन रियासतों को केवल औपचारिक रूप से सार्वभौमिकता हासिल थी। अंग्रेजों का राज म्यांमार पर भी था, जो उनके साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक ऐसा ही सीलोन के मामले में भी था, जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक सत्ता का कांग्रेस और भगत सिंह अंजुमान जल जाने से पहले सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जैसी राष्ट्रवादी शक्तियों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल किया, जिससे सांप्रदायिक शक्तियाँ प्रबल हुईं जो एक दूसरे के समानांतर परंतु विपरीत थीं। गांधी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वप्न उस अखंड भारत का था जो आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का क्षेत्र है। विभाजन की त्रासदी से राष्ट्रवादी शक्तियों का स्वप्न टूट गया और अंग्रेजों की देश को बांटने की साजिश सफल हुई। मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियों ने मांग की कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बने और हिंदू सांप्रदायिक शक्तियां अखंड भारत पर अड़ी रहीं, जो उनके अनुसार चिरकाल से हिंदू राष्ट्र था। जहां हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने धर्म का सहारा लिया और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाई, वहीं राष्ट्रवादी शक्तियों को उस भारत को स्वीकार करना पड़ा जिसकी सीमाएं रेड टेप ने निर्धारित की थी। भारत धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चला। धर्मनिरपेक्षता की राह में कई मुसीबतें थीं, क्योंकि समाज पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं था और सत्ताधारी कांग्रेस में बहुत से हिंदू सांप्रदायिक तत्व भी थे। नेहरू ने पार्टी के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों की बढ़ती ताकत के बारे में चेताया था, लेकिन इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सका, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित हिंदू संप्रदायवादियों का समाज और राजनीति पर प्रभाव पड़ता गया, जिसके कारण अंततः आज की स्थिति बनी। इन सांप्रदायिक शक्तियों ने न केवल मुसलमानों और ईसाइयों को हाशिए पर धकेल दिया है, बल्कि वे भारतीय संविधान के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और अपनी विस्तारवादी सोच प्रदर्शित कर रहे हैं। यह नए संसद भवन के उद्घाटन से भी प्रकट होता है, जहां अखंड भारत का एक भित्ति चित्र लगाया गया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, हमारा स्पष्ट संकल्प है अखंड भारत। जोशी ने कहा, अखंड भारत की अवधारणा प्राचीन भारतीय संस्कृति से आई है। संसद का नया भवन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और उनके विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य भाजपा नेता मनोज कोटक ने ट्वीट किया, नए संसद भवन में दर्शाया गया अखंड भारत एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, इस भित्तिचित्र में अशोक का साम्राज्य दिखाया गया है और यह उनके अशोक द्वारा अपनाई गई और प्रचारित उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन की अवधारणा को दर्शाता है। पाकिस्तान और नेपाल की सरकारों ने भाजपा नेताओं द्वारा अखंड भारत की बातें करने पर चिंता जाहिर की है। यह काबिल गौर है कि ये नेता चीन द्वारा भारत की भूमि के एक बड़े टुकड़े पर कब्जा जमाने पर चुप हैं। अखंड भारत की परियोजना आरएसएस के दिमाग की उपज है। महात्मा गांधी ने एकदम साफ कर दिया था कि बर्मा और श्रीलंका जैसे देशों के संदर्भ में भारत किसी भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। भारत ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और अपनी पड़ोसी देशों से
कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इसी दिशा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई और भारत ने इसकी गतिविधियों में उत्साह से भागीदारी की। सार्क के कारण दक्षिण एशियाई देशों में संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ा और अंतर्देशीय पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई। पीछे कुछ सालों में सार्क की गतिविधियाँ ठप हैं। क्या अखंड भारत का यह मतलब है कि भारत इन देशों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लेगा और फिर दिल्ली में बैठा बादशाह, जो पहली से ही बादशाह की तरह व्यवहार कर रहा है, उन पर शासन करेगा? इस तरह का विस्तारवाद केवल संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित देशों को शोभा देता है। हिटलर के राज्य में जर्मनी इसका एक उदाहरण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्यों ने भारत और पाकिस्तान का महासंघ बनाने की बात कही थी। इस संदर्भ में सार्क का अनुभव अत्यंत सकारात्मक था, परंतु भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता और पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में कट्टरपंथी ताकतों के बोलबाले के कारण सार्क में प्राय हो गया है। हमें अगर एक होना है तो क्षेत्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। हमें सीमाओं को सेतु बनाना होगा। यह एक सपना रख सकता है, परंतु यूरोपियन यूनियन इसका उदाहरण है कि किस प्रकार लंबे समय तक एक दूसरे से युद्ध कर रहे देश एक हो सकते हैं। आज पूरे यूरोप में एक मुद्रा और एक वीज़ा है, देशों की सीमाएं खुली हुई हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लगभग हर अन्य क्षेत्र में यूरोप के देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक बेहतर यूरोप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से कतिपय महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दुनिया में उथल पुथल जरूर मची हुई है। हमें अखंड भारत की जरूरत नहीं है, हमें क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है, ताकि दक्षिण भारत के देश अपनी अपनी सरकारों को एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों से मुक्त कर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकें। संसद में लगे भित्तिचित्र को अशोक के साम्राज्य के उच्चतर मूल्यों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। अशोक का साम्राज्य जन कल्याणकारी था, विस्तारवादी नहीं। विस्तारवादी तानाशाहों ने अपने और अपने आसपास के देशों को बर्बाद करने और लाखों लोगों का खून बहाने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया है। अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरवेनिया। लेखक डॉक्टर राम पुनियानी IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनल हारमोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। उनका ये आलेख हस्तक्षेप.com पर प्रकाशित हुआ है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा आलेख। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।